नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। वक्त हो गया है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों पर अटके चूरन पर भड़के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चूरन वाले बयान पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि एक योगी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है, और इस चूरन खाने वाले ने कई लोगों का हाजमा दुरुस्त किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मालूम ही नहीं कि बेचारे हम नहीं, वो हैं जो अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। उनकी जसवंत नगर की सभा में 85% लोग बाहरी थे, स्थानीय जनता भी नहीं थी। और जितना नेताजी के परिवार के खिलाफ बोलेंगे, हमारी जीत का मार्जिन उतना ही बढ़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जसवंत नगर में एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने शिवपाल यादव को बेचारा कह दिया। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स हैंडल से हिंदी में किए गए पोस्ट में लिखा कि वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। कभी ये 46 में 56 वाली उल्टी गणित समझाते हैं, उनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान दरअसल ऐसी पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। जब चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से बेचारा कह दिया शिवपाल यादव को, और इसी बात से भड़के शिवपाल यादव का ये पलटवार, ये बयान और इस बात का जवाब निकलकर सामने आ रहा है कि सत्यनारायण की कथा में चूरन नहीं प्रसाद बंटता है। क्योंकि लगातार अब क्योंकि दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण को लेकर जो चुनावी शोर है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये आरोप और प्रत्यारोप और इस तरीके की बयानबाजी का सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर चुनावी माहौल में इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल हालांकि इस बयान के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा के दौरान ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया, और इसी को लेकर अब उनके संत और भाषा शैली को लेकर सवाल उठाते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी एक्स हैंडल में पोस्ट किया है, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, बयानबाजी इस कदर चुनावी मंच से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेचारा कहा, अब उसका जवाब, तो इसके क्या कुछ राजनीतिक और नफा नुकसान देखा जाए? देखिए, जरूर ये बात कही जा सकती है कि चुनावी दौर चल रहा है और जो मैनपुरी सीट है वो हॉट सीट है। विपुल यादव खुद उस जगह मैदान पर उतरी हैं समाजवादी पार्टी से, और जब सीएम जसवंत नगर आते हैं तो चुनावी जनसभा में जब चूरन वाला बयान देते हैं तो उस पर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताते हुए उनसे ये कहा है कि जो उन्होंने कुछ कहा अपनी एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो लगता है उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि चूरन संत जो कथा में जो प्रसाद बंटता है वो उसको चूरन चटनी कह रहे हैं। तो ऐसे में जो मायने हैं वो बयान के इसलिए नजर आते हैं क्योंकि शिवपाल यादव ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने नेताजी के और यादव परिवार के ऊपर हमला बोला था, और इसीलिए शायद उनकी नाराजगी इस बयान पे देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री शायद वो कपड़े तो पहनते हैं संतों वाले, लेकिन संतों वाला ज्ञान नहीं है। तो नाराजगी जरूर देखी जा रही है, लेकिन चुनावी स्टंट में इस बयानों को ले सकते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं ऐसे बयानों से। तो मुख्यमंत्री की बातों का जवाब देने के लिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से आगे आए हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर तीखा पलटवार किया है। तो बिल्कुल इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया, ये कहा जाए सपा सुप्रीमो ने भी एक्स हैंडल में उन्होंने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की। साथ ही एज ए सीएम देखा जाए या सूबे के मुखिया होने के नाते, क्योंकि मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है,
क्या माना जाए, क्योंकि क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हार और जीत का अंदेशा से जोड़कर इसे देखा जाए, जो इस तरीके की बयानबाजी चुनावी मंचों से सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है? देखिए, बहुत ही हॉट सीट है मैनपुरी, और मैनपुरी में जयवीर सिंह एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, दूसरी तरफ डिम्पल यादव है। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तेज हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तेज हो रही है। तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो बयानों के आधार पर एक दूसरे पर पलटवार जरूर कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी जरूर बनाते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वोटर्स के बीच में, अपनी पार्टी के लोगों के बीच में। तो ये उसी का हिस्सा है। ये बयानबाजी किसी की आपसी तकरार नहीं है, लेकिन एक जिस तरीके से शिवपाल यादव ने बयान पर जो कुछ भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की दी है, वो उससे जरूर ये एक जानकारी जरूर सामने आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं ठेस लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब चुनावी मंच से नेताजी के लिए कुछ बोला था तो उनको जरूर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा झटका लगा था और उसी का उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि कोई पर्सनल किसी की भी नहीं है, ये चुनावी बयान है, इसको किसी भी तरीके से पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तो जरूर ये अभी शुरुआती दौर है चुनाव का, 2 चरण बीत चुके हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के बयान देखने को मिलेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो, बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मैनपुरी हॉट सीट में से एक है और ऐसे में इस चुनावी लहजे और चुनावी जंग के बीच जो जनता का जन समर्थन है वो किस ओर जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सीधे आपको दिल्ली को लेकर चलते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार में अब पूरी तरीके से सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। अब जनता ने पूरी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए और एक भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम भी नजर आ रहा है इस रोड शो के दौरान। धर्म को लेकर मंगलसूत्र, दिल्ली की राजनीति देखा जाए, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, फिलहाल एक तरफ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ इस चुनावी माहौल में वो हर एक कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं, एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। और इसका फायदा फिलहाल कितना मिलेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तल्खी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार वो बयानबाजी भी सामने आ रही है और दूसरी तरफ वो तमाम अहम मुद्दे, बिंदुओं को जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो लगातार उठा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके एक बड़ी चुनौती है इस लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर और एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अब दिल्ली के सीएम की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो नजर आ रही हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं। तो फिलहाल ये राह इतनी आसान नहीं है रोड शो का आयोजन, और अब सुनीता केजरीवाल रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं रोड शो के दौरान की, और भारी हुजूम भी यहां पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, हाथ में झंडे और तख्तियां लिए हुए ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो इस रोड शो के जरिए कितना जन समर्थन और जनाधार आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। एक कड़ी चुनौती, एक कड़ा मुकाबला। तो चुनावी कमान या ये कहा जाए लोकसभा चुनाव की अब बागडोर एक तरीके से सुनीता केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही हैं। तो आज से सुनीता केजरीवाल की तरफ से प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आगे आकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की, अब वो जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है। रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और पार्टी से लगातार संवाद बनाए रखा और एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ये रोड शो की तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि ये कहा जाए कि अब चुनावी कमान जो है वो सुनीता केजरीवाल ने संभाली है। बढ़ते आगे बात करते हैं महंगी बेबाकी दे दो माफी। गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर क्षत्रिय समुदाय से माफी मांगी है और एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा है कि गलती मैंने की थी, सार्वजनिक आरोप से माफी की मांग की है और मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने क्षत्रिय समुदाय के बीच में जाकर क्षमा याचना की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किस लिए? पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय से कहा कि आप अपने राष्ट्र के योगदान को याद करें और बीजेपी के विकास में भी आपका बड़ा योगदान याद आ रहा है। 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी जब देश के अलावा कुछ ना सोच पाए तो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते कैसे समझेंगे? पीएम मोदी की विकास यात्रा में अनेक क्षत्रिय समुदाय के लोग साथ नजर आए और उनका विरोध मेरी वजह से क्यों, गलती में स्वीकार भी किया और साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया कि लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय को खड़ा कर देना मुझे सही नहीं लगता। पीएम के खिलाफ दर्शाए जा रहे आक्रोश को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। ये भूल करी थी मैं करी एनी में જાહેરમાં માફી માંગી લીધી, કારણ કે મારો ઈરાદો નહોતો અને સમાજની સામે જઈને પણ મેં માફી માંગી અને સમાજની વચ્ચે જઈને અને સમાજે મને એનો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर, बड़ा प्लान बस अब ऐलान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में रायबरेली, अमेठी और कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है और बैठक में उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कांग्रेस ने फिलहाल इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, लेकिन अब तक पार्टी देश भर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और ये वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। उन्होंने 2 दशक तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और राहुल गांधी 2004 से 19 तक अमेठी से लोकसभा सदस्य रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया और हार का सामना करना पड़ा। ऐसे अटकलें हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो आज कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो
इसीलिए सीईसी की बैठक रखी गई है दिल्ली में और आज तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं करीब 8 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। अमेठी और रायबरेली जो बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भर सकते हैं, चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए मीटिंग 8 बजे है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है अब तक? आपको बता दें कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के चरण दर चरण आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में पहले और दूसरे चरण के बाद जिस प्रकार विपक्षी गठबंधन, ये आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को माहौल दिख रहा है, उसके हिसाब से अब आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की शाम 8 बजे बैठक हो रही है। आज जो रात 8 बजे बैठक हो रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और अनुराधा मिश्रा उर्फ मोना तिवारी को भी यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी बुलाया गया है और आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उसमें उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के साथ अखिलेश, अब तक कितने वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया जाए, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह मीटिंग रखी गई है और तमाम जो प्रभारी हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत वो तमाम वरिष्ठ नेताओं का इसमें शामिल होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। तो अब तक कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं? अभी कांग्रेस मुख्यालय में तो कोई भी उस तरह का जो कमेटी में शामिल होने वाला नेता नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे नेताओं का आना शुरू हो गया है, मीडिया के चैनल्स के लोग भी हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं और कुछ कार्यकर्ता ऐसे पदाधिकारी कांग्रेस के हैं जो जब बड़े नेता कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी मीटिंग या दूसरी कमेटी की मीटिंग होती है तो आते हैं। तो उस तरह से जो भीड़ कम थी अब वो धीरे धीरे भीड़ सुनना शुरू हो गई। लेकिन अगर देखा जाए कि इस कमेटी में कौन शामिल होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस इलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे और खासकर रायबरेली लोकसभा चुनाव के अंदर और अमेठी की सीट के लिए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय को बुलाया गया है। वो यहाँ अभी पहुंचे नहीं है, बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनको बुलाया गया था, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उसके बाद अनुराधा मिश्रा जो कांग्रेस संसदीय दल की उत्तर प्रदेश में नेता हैं, उनको बुलाया गया था, वो भी यहाँ पहुंच चुकी हैं और ये करीब 7 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे और यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जब मीटिंग शुरू होगी उस समय और उत्तर प्रदेश के कोई अगर नेता को बुलाया गया है तो कमेटी से इतर जो भी लोग बुलाए गए हैं मंथन के लिए वो नजर आ सकते हैं। फाइनली इसी बात पर अब सभी की निगाहें हैं कि किस नाम का ऐलान किया जा सकता है अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। एक तरफ वो अमेठी की जनता की जो पुकार सामने आ रही है। शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें भी सामने आती हैं जब भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोगों के बीच पहुंचती हैं और मुखातिब होती हैं। वो तमाम तस्वीरें अब जनता का जनाधार किस ओर जाएगा और क्या इस नाम पर मोहर लगेगी, वो तमाम अहम सवाल सामने आ रहे हैं कि इसी को लेकर ये मीटिंग रखी गई है और फाइनली किस नाम पर मोहर लगती है ये देखना बेहद दिलचस्प है। बढ़ते आगे और बात करते हैं सियासी मंशा की। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए अपना प्रत्याशी तय नहीं किया। हालांकि माना यह जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं और इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उत्तराखंड के ऋषिकेश में न्यूज एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछा कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस सवाल पर वाड्रा ने कहा कि पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं। अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, वहां के लोग चाहते हैं कि मैं उनके बीच रहूं। स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्होंने स्मृति के बिना किसी सबूत मुझ पर आरोप भी लगाए। मैंने सोशल मीडिया पर उन्हें चुनौती दी
दी। स्मृति ने संसद में मेरे नाम का इस्तेमाल किया जो बेबुनियाद था। उन्होंने जो आरोप लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाई। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर कुछ भी गलत है तो उसे साबित करें या फिर बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। पहले चरण का मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहा। जनता गांधी परिवार के साथ है। सब राहुल और प्रियंका की कड़ी मेहनत को देख रहे हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, लगातार कहा जा रहा है अमेठी सीट से नामांकन राहुल गांधी दाखिल कर सकते हैं पर्चा, लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के बयान भी काफी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर फाइनल मोहर किस नाम पर तय हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्नी हैं, और आपको बताएं कि इसके पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 2019 का इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, उस समय मुरादाबाद में भी जो है रॉबर्ट वाड्रा की जो है मांग को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जिताए। यूपी में क्योंकि उसी के बाद देखिए जब 2022 के इलेक्शन हुए तो प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से यूपी में एकदम जो है उसमें लाइमलाइट में आई। उसके बाद पूरे यूपी के जो है कार्यभार संभाला। उसके बाद वो पूरे जो है उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके यहाँ हर मुद्दों को उन्होंने जो है उठाया। एक विपक्ष के रूप में जैसे पार्टी हो तो उसी तरह हुआ। तो उस समय लगा कि कहीं न कहीं अब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति उत्तर प्रदेश में आ रही है, या खुद अपने पति के लिए कोई न कोई चीज जरूर जो है यहाँ से चुनी जाएगी। लेकिन जहाँ अमेठी और रायबरेली की अगर बात हो रही है तो क्योंकि रायबरेली से अभी सांसद थी सोनिया गांधी जिन्होंने वहां से इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद बन गई। हालांकि उन्होंने एक पत्र लिखा रायबरेली वासियों को, लेकिन वहां किसी की एंट्री परिवार के लिए उन्होंने नहीं कहा कि अब जो है मेरे परिवार के लिए जो है अब जमीन रहेगी राजनीतिक, अब इसको जो है इनको संभालना है। लेकिन जहां तक बात है रॉबर्ट वाड्रा की, तो रॉबर्ट वाड्रा की जो राजनीतिक जो है अगर सफर की बात देखा जाए कौशलेंद्र, तो अब काफी पेचीदा स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इन दोनों ही सीटों को लेकर कि आखिर किस नाम पर मोहर लगेगी, किस नाम को तय किया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं डॉक्टरों की समीक्षा। स्वास्थ्य अच्छा, दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन लेते रहने की सलाह दी है। और तिहाड़ के सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी निर्धारित दवाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके स्वास्थ्य की समीक्षा की। लगभग आधे घंटे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली। मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के अलावा तिहाड़ जेल के 2 डॉक्टर भी इसमें शामिल रहे और 1 हफ्ते बाद केजरीवाल के स्वास्थ्य को दोबारा जांचा जाएगा, समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को वही दवाएं जारी रखने के लिए कहा है जो वो पहले से ले रहे थे। और इस सप्ताह की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंचने के बाद आप संयोजक को तिहाड़ जेल में इंसुलिन की पहली खुराक दी गई थी और अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को घर का खाना खाने की अनुमति दी थी। लेकिन कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर द्वारा दिए गए जो डाइट चार्ट का सख्ती से पालन करना होगा। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल मेडिकल बिल के आधार पर जेल से बाहर आने के लिए अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो जानबूझकर आम, आलू, पूड़ी, मिठाई और खाते हुए नजर आए और इनमें से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और आपने दिल्ली के सीएम को इंसुलिन और डायबिटीज को अन्य दवाएं न देकर जेल में मारने की साजिश का आरोप भी लगाया गया था।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। झटका भी और राहत भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है और उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। और आपको बता दें कि वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 2 के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और इसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और इस मामले में वो 3 महीने तक जिला कारागार में बंद रहे। और इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत हुई और मामले में पुलिस ने विवेचना करके 3 माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तो सजा फिलहाल बरकरार रहेगी, लेकिन जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।